हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में अशोक लेलैंड लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम पाइथागोरस स्कोर की मदद लेंगे, और यदि आप पाइथागोरस स्कोर के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करता चलूंगा ताकि आप पाइथागोरस स्कोर के बारे में भी समझ जाएं और ये भी जान जाएं कि अशोक लेलैंड लिमिटेड का पाइथागोरस स्कोर या उसका फंडामेंटल स्कोर कितना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरीज बनी हुई है: प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इनमें 9 क्राइटेरिया हैं और कंपनी को हर क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए एक एक पॉइंट मिलेगा। यदि कंपनी कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती है तो वहां उसे 0 पॉइंट मिलेगा। तो इस प्रकार से पाइथागोरस स्कोर काम करता है, और पाइथागोरस स्कोर में यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो कंपनी एक अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। हालांकि जो कंपनियां 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं, और 0, 1, 2, 3 स्कोर वाली कंपनियां पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। तो इस प्रकार से हम कंपनीज का क्लासिफिकेशन करते हैं, और अब हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। लेकिन उसके पहले आपको मैं एक चीज और बता दूं कि हमने अपने वीडियोस में एक नया सेक्शन ऐड किया है, और इन जो तीनों कैटेगरीज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, उसके बाद में हम अपना जो स्पेशल एरिया है जिसे हम ग्रे एरियाज कहते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम उन डाटा के बारे में बात करेंगे जिसमें कंपनी इंप्रूव करके अपने स्कोर को और भी ज्यादा बेटर कर सकती थी। ये हम आपको डाटा के साथ में दिखाएंगे, तो प्लीज जाइएगा नहीं और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। फ्रेंड्स, अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा डिस्क्लेमर, जो हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और हम चलते हैं अपने पहले राउंड में। हम इस एनालिसिस को 3 राउंड में करेंगे। तो हमारा पहला राउंड होगा प्रॉफिटेबिलिटी का, और प्रॉफिटेबिलिटी वाले राउंड में है 4 क्राइटेरिया। आइए चेक करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है करंट ईयर में वो पॉजिटिव है या नहीं है। यदि पॉजिटिव होगी तो 1 पॉइंट मिलेगा, हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। तो हमने यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर है फर्स्ट कॉलम में मार्च 2020 यानी करंट ईयर, हमें इसी साल के फिगर को देखना है। नेट प्रॉफिट है हमारा 456.91, तो ये एक पॉजिटिव फिगर है, और इस वजह से हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट, क्योंकि उसने इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया है। और अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट, यानी हमें ये देखना है कि रिटर्न ऑन एसेट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए करंट ईयर में। तो हमने चेक किया और हमने देखा कि जो रिटर्न ऑन एसेट है कंपनी का वो है 0.88%। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है, और इस वजह से यहाँ पर कंपनी को 1 और पॉइंट मिलता है। तो अब तक 2 राउंड हो चुके हैं, कंपनी को 2 पॉइंट मिल चुके हैं। और तीसरे राउंड में तीसरे क्राइटेरिया में हम जाते हैं, जो कि है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो, या जिसे हम आसान भाषा में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। और ये एक पॉजिटिव फिगर होना चाहिए। यदि ये पॉजिटिव है तो कंपनी को 1 पॉइंट यहाँ पर और मिलेगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। हमने यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के ऑपरेटिंग कैश फ्लो, या जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने डाउनलोड किया, और हमने चेक किया कि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 383.18 करोड़ है मार्च 2020 वाले ईयर में। तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव फिगर है, और इसलिए कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। अब हम आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया कहता है कि करंट ईयर का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, जो अभी हमने क्राइटेरिया 3 में देखा है, इट शुड बी ग्रेटर देन द पॉजिटिव नेट इनकम, जो अभी हमने क्राइटेरिया 1 में देखी थी। तो यहाँ पर हमें इंटरनल कंपैरिजन करना है कैश फ्लो का और नेट इनकम का। यदि कैश फ्लो ज्यादा है तो 1 पॉइंट मिलेगा। तो आइए चेक करते हैं। तो हमने ये देखा कि कंपनी का जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो है 383 करोड़, जबकि इसकी जो नेट इनकम है वो ज्यादा है 456.91। इसलिए यहाँ पर कंपनी को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉइंट लेने के लिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट, और इस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 4 में से
3 पॉइंट्स। और अब हम आते हैं अपने मेन स्कोर में और देखते हैं अपने पहले राउंड में क्या हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 3। तो ये था फर्स्ट राउंड का स्कोर। और अब हम आते हैं अपने सेकंड राउंड में, जो कि है लीवरेज और लिक्विडिटी का राउंड। इसमें 3 क्राइटेरियाज होंगे और हम देखेंगे कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है सेकंड राउंड में लीवरेज और लिक्विडिटी में, वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में आपको लोअर और हायर वर्ड मिलेंगे। इनका मतलब है कि हमें कंपेयर करना है लास्ट ईयर के फिगर से। तो हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि जो इसका लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर है वो पिछले साल के जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है उससे कम है या नहीं है। और यदि कम होगा तो कंपनी को पूरा 1 पॉइंट मिलेगा। यानी कंपनी को अपनी जो लीवरेज पोजीशन है उसको सुधारना चाहिए, क्योंकि जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो एक लीवरेज को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लास्ट ईयर जो डेब्ट टू इक्विटी था वो था 1.73 और डेब्ट टू इक्विटी अब हो गया है मार्च 2020 में 2.09, यानी ये बढ़ गया। यानी हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो लीवरेज पोजीशन है वो ज्यादा खराब हुई है बजाय सुधरने के। तो यहाँ पर कंपनी को मिलेगा 0 पॉइंट। और हम आगे आते हैं अपने सेकंड क्राइटेरिया में। सेकंड क्राइटेरिया कहता है हायर करंट रेशियो। करंट रेशियो का मतलब है कंपनी की लिक्विडिटी, क्योंकि ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो इम्प्रूव हुई है या नहीं, इसलिए ये फिगर हायर होना चाहिए पिछले साल की अपेक्षा। तो हमने चेक किया और हमने ये देखा कि लास्ट ईयर जो इसका करंट रेशियो था वो था 1.08% और 1.08 ये रेशियो में है, और इस साल ये कम होकर के 1.03 हो गया है, जबकि ये बढ़ना चाहिए था लेकिन ये कम हुआ है। इसका ये मतलब है कि कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो भी कम हुई है। तो यहाँ पर भी हम कंपनी को 0 पॉइंट ही देंगे, क्योंकि कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है। और अंत में हम जो हमारा तीसरा क्राइटेरिया है लीवरेज का, वो कहता है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। हमें ये चेक करना है कि क्या कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं या नहीं। तो हमने देखा है कि अशोक लेलैंड लिमिटेड ने कुछ नए इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं और उसकी वजह से हम यहाँ पर भी कंपनी को कोई पॉइंट नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी लिक्विडिटी को डाइल्यूट किया है। तो यहाँ पर हम देते हैं एक और 0 पॉइंट। इस प्रकार से हमने देखा कि कंपनी को लीवरेज में मिलते हैं 0 पॉइंट और सेकेंड राउंड में कंपनी को मिलते हैं 0 पॉइंट। इस प्रकार से कंपनी का सेकेंड राउंड के बाद स्कोर हो जाता है 3। अब हमारे पास केवल एक राउंड है जिसमें 2 क्राइटेरिया है और 2 पॉइंट कंपनी मैक्सिमम अचीव कर सकती है। अभी तक कंपनी ने बहुत ही खराब परफॉर्म किया है और हम देखते हैं कि अपने तीसरे राउंड में कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है, जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। तो आइए चलते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है हाई ग्रॉस मार्जिन। हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो लास्ट ईयर से ज्यादा है, यानी कि क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जो लास्ट ईयर इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 15.17 और इस साल ये 15.22 हो गया, यानी इसमें एक इम्प्रूवमेंट है। इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देंगे 1 पॉइंट, क्योंकि इसने अपनी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस मार्जिन है उसमें इम्प्रूवमेंट शो किया है। और अब हम आते हैं अपने 9वें क्राइटेरिया, अंतिम क्राइटेरिया में, जो कि है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी ने अपने जो एसेट्स है उनका प्रॉपरली यूज किया है। और हम इसमें ये चेक करते हैं कि कंपनी की जो रेवेन्यू है वो इन टर्म्स ऑफ एसेट्स कितने परसेंट रही है, पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी रही है। तो इसको इम्प्रूव होना चाहिए, तो एसेट टर्नओवर रेशियो इम्प्रूव होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या रहा है दोनों सालों का कंपैरिजन। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि लास्ट ईयर जो इनका एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 84.85 और ये इस साल काफी ज्यादा कम हो गया है और ये हो गया है 57.57। इसलिए यहाँ पर कंपनी को 0 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अपने एसेट्स का प्रॉपर यूज नहीं किया है और हम कंपनी को देते हैं यहाँ पर 0 पॉइंट। इस प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और जो थर्ड राउंड है कंपनी को उसमें 1 पॉइंट मिलता है। इसके साथ जो कंपनी का फाइनल स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 4। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था
कि यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं अशोक लेलैंड लिमिटेड, इनका जो स्कोर है वो एवरेज में भी सबसे नीचे पर है 4। तो आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा खराब फंडामेंटल्स इस साल इसने बनाए हैं। और अब हम हैं इसके ग्रे एरियाज में। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट से हासिल कर सकते थे, किस तरह से हासिल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि इन्होंने टोटल 5 पॉइंट्स लूज किए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में इन्होंने 1 पॉइंट लूज किया है, लीवरेज में 3 पॉइंट लूज किए हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इन्होंने 1 पॉइंट लूज किया है। तो इन 5 पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने ग्रे एरियाज में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन तीनों एरियाज को देखते हैं, जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी में दरअसल ये हुआ है कि इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो नेट इनकम से कम है और इस वजह से इन्होंने 1 पॉइंट लूज किया है। और यदि इनकी ऑपरेटिंग कैश फ्लो ज्यादा होती तो डेफिनेटली 1 पॉइंट इनका बढ़ जाता। तो यहाँ पर 1 पॉइंट इन्होंने लूज किया है। अब रह जाते हैं हमारे पास 4 और पॉइंट्स। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। लीवरेज में हम आते हैं। लीवरेज में हमने देखा सबसे पहला इन्होंने जो पॉइंट लूज किया है वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, क्योंकि इन्होंने अपना डेब्ट को इंक्रीज किया है। मैं आपको यहाँ पर डाटा के साथ में दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी जो डेब्ट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इन कंपैरिजन टू शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, इनके जो अदर लाइबिलिटीज है या आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुए। लगभग 500 करोड़ के करीब इन्होंने लोन अपना बढ़ाया है। या तो ये नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से होगा या कोई फ्रेश लोन होगा। इस वजह से इनकी लीवरेज पोजीशन यहाँ पर खराब हुई है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है करंट रेशो का, क्योंकि करंट रेशो में भी इन्होंने 1 पॉइंट खोया है। उसकी वजह है कि इनकी जो करंट लाइबिलिटीज है वो 3% के करीब गिरी है और जो इनके करंट एसेट्स हैं वो लगभग 7% के करीब गिरे हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, करंट लाइबिलिटीज 15,300 करोड़ से घट करके 14,794 करोड़ हो गई हैं। वहीं जो करंट एसेट्स हैं वो काफी ज्यादा गिर गए हैं और 16,887 करोड़ से 15,309 करोड़ हो गए। तो इसमें एक काफी ज्यादा अंतर आया है दोनों के रेशियो में। तो इस वजह से इनकी जो लिक्विडिटी है वो कम हुई है। और जो तीसरा पॉइंट है, इन्होंने शेयर डाइल्यूशन भी इन्होंने किया है, तो इसकी वजह से भी इनका 1 पॉइंट गया है। और आगे हम देखते हैं वो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पॉइंट। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो ठीक नहीं रहा है फ्रेंड्स। और हमने जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि इनके जो टोटल एसेट्स हैं वो लगभग 3% के करीब कम हुए हैं, और लेकिन जो इनकी रेवेन्यू है वो लगभग 34% के करीब कम हो गई है। तो जैसा कि मैं आपको डाटा में दिखा रहा हूँ, इनका जो टोटल एसेट्स हैं वो 39,121 करोड़ से 38,126 करोड़ हो गए हैं, जबकि जो इनका रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा कम हुई है, 33,196 करोड़ से 21,951 करोड़ हो गई है। तो यहाँ पर इन्होंने 1 पॉइंट लूज किया है। तो फ्रेंड्स, ये रहा अशोक लेलैंड लिमिटेड का FY20 का फंडामेंटल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।